जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अचीवर एकेडमी पर। और आज की वीडियो में जो बात करूंगा वो बात करूंगा वर्धन वंश पर। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको 8 से 10 मिनट के अंदर पूरा हर्षवर्धन से संबंधित वंश वर्धन वंश का पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं। तो बने रहिएगा अंत तक। ये मेरे शॉर्ट नोट्स है जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। अगर क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी रहेगी। अगर गया तो आप कमेंट में छाप दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन था और ये बाहर गया, नहीं जाएगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू। आपका जो वर्धन वंश का जो समय पीरियड माना जाता है वो 6ठी शताब्दी माना जाता है। यानी 6ठी शताब्दी में वर्धन वंश का उदय होता है। इसकी जो भौगोलिक सीमा थी, मतलब कि वर्धन वंश कहाँ किस क्षेत्र से संबंधित था, तो ये आपके हरियाणा में एक जगह पड़ती है थानेश्वर, जो कि इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। यानी कि ये हरियाणा वाले इलाके से इस वंश का उदय होता है। और ये थे कौन सर, कहाँ से आए, तो ये जो आपके जो गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त वंश के जो शासक थे उनके सामंत हुआ करते थे। कौन, ये वर्धन वंश के शासक। तो इस वंश का जो उदय है वो आपका 6ठी शताब्दी में हुआ, हरियाणा के थानेश्वर वाले क्षेत्र से हुआ, और ये गुप्तों के सामंत थे। उसके बाद बात करते हैं इसकी नींव रखने वाला या इसका संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक जो था वो था पुष्यभूति। इस कारण इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इसके बाद इसका सबसे शक्तिशाली शासक जो था या प्रथम शक्तिशाली शासक आपके प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। और प्रभाकर वर्धन वही शासक था जिसने हुणों का विरोध किया तथा हुणों के खिलाफ सफलतापूर्वक अपने संघर्ष को अंजाम दिया। यानी कि हुणों को हराने वाला शासक प्रभाकर वर्धन था। और ये वर्धन वंश का एक प्रथम शक्तिशाली सम्राट हुआ। उसके बाद शासक बनता है आपका प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन। ठीक है, जो कि इसका उत्तराधिकारी भी था। तो राज्यवर्धन जो था वो हर्षवर्धन का एक बड़ा भाई था, जिसकी हत्या आपके गौड़ शासक शशांक के द्वारा विश्वासघात से कर दी गई। तो फिर उसके बाद इनका छोटा भाई हर्षवर्धन सम्राट बनता है। और जिस समय हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा उस वर्ष उसकी आयु जो थी वो केवल और केवल 16 वर्ष का था, क्योंकि राज्यवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी और एकमात्र उत्तराधिकारी आपके वहाँ पे हर्षवर्धन ही बचा था। तो उसको 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठना पड़ा। उसके बाद भारत में एक नए युग की शुरुआत होती है। एक महान साम्राज्य की स्थापना होती है, जो कि अंतिम भारत, जो उत्तर भारत का जो एक महान और अंतिम हिंदू साम्राज्य कहलाता है। तो इस वर्धन वंश का सबसे महानतम सम्राट था आपका हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का जो शासन काल है वो माना जाता है 606 से 647 ईस्वी तक। लगभग इसने 41 साल तक शासन किया। यानी कि 41 वर्षों तक इसने अपने उत्तर भारत पर शासन किया। और ये उत्तर भारत का एक महान और हिंदू सम्राट था। इसके बाद इसने साम्राज्य का एक नया केंद्र निर्मित किया। यानी कि इनकी जो राजधानी थी अभी तक जो थानेश्वर हुआ करती थी, इस राजधानी को हर्षवर्धन ने यहाँ से कन्नौज स्थापित कर दिया। यानी कि कन्नौज की ओर स्थानांतरित किया। कन्नौज आपका जो है, कन्नौज क्यों किया, तो कन्नौज एक तो गंगा का वो मैदानी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे आपका व्यापार जो है वो गंगा के मार्ग से आसान हुआ। इसके अलावा भारत को जिस चांस कन्नौज एक ऐसी जगह पड़ती है जो कि भारत के मिड में यानी कि मध्य भारत में पड़ती है, जहाँ से कि पूरे आर्यवर्त यानी पूरे भारत पर नियंत्रण और केंद्रीय शासन स्थापित किया जा सकता था। और ये जो घटना है राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थापित करने की, इस घटना ने आपको हर्षवर्धन के जो साम्राज्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कि ये जो कदम था उसके एक क्षेत्रीय महान शक्ति बनाने और सम्राट बनाने में बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। उसके बाद आपका इसका जो साम्राज्य की जो अंतिम सीमा थी, उस समय होता ये है कि जिस समय 6ठी शताब्दी में जो भारत में 2 प्रमुख शक्तिशाली वंश शासन कर रहे थे। दक्षिण भारत में तो आपका जो वंश था वो चालुक्य वंश था और उत्तर भारत में वर्धन वंश था। ठीक है, दोनों साथ साथ चल रहे थे। तो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था उत्तर भारत में था और दक्षिण भारत में आपका चालुक्य वंश का शासन था, और वहाँ पर पुलिकेशन द्वितीय का साम्राज्य स्थापित था। तो पुलिकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच संघर्ष होता है, और जिसमें आपका पुलिकेशन द्वितीय की विजय होती है और वो हर्ष को क्या दक्षिण में बढ़ने से रोक देता है।
तो आपका हर्षवर्धन की जो दक्षिणी सीमा थी यानी अंतिम सीमा थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो नर्मदा तट तक थी, यानी कि नर्मदा नदी से आगे उसको पुलिकेशन द्वितीय बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, तो उसके राज्य की अंतिम सीमा जो थी दक्षिण में वो तो नर्मदा नदी थी। उसके बाद हर्षवर्धन केवल शासन, सत्ता, साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं जाना जाता। हर्षवर्धन को आपको एक मानदानी, धार्मिक और न्यायप्रिय शासक माना जाता है। तो हर्षवर्धन प्रशासनिक दर्शन देखा जाए तो वो प्रशासन में दान और न्याय पर विशेष महत्व देता था। ठीक है, इसके अलावा वो व्यक्तिगत रूप से भी साम्राज्य का दौरा करता था, यानी कभी कभी वो अपने साम्राज्य में प्रशासन ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, लोग राजा के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए वो व्यक्तिगत रूप से भी जनता से रूबरू होता था। इसके बाद वो धार्मिक रूप से क्या था सर, तो वो धार्मिक रूप से शैव संप्रदाय से संबंधित था प्रारंभ में तो, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म का अनुयायी और संरक्षक बना, यानी कि उसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। तो ये आपका जो हर्षवर्धन था वो न्याय, धर्म और दान सभी के प्रति क्या था, एक सहिष्णु शासक था। इसके बाद हर्षवर्धन के काल में आपका चीनी यात्री आता है हेंगसान, जो कि भारत की यात्रा करता है। हेंगसान एक प्रमुख व्यक्ति है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेंगसान भारत आता है आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में, याद रखिएगा। और ये भारत में लगभग 16 वर्षों तक रहा और इसने एक रचना लिखी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सीयू की, जिसमें उसने हर्षवर्धन के समय के समाज, हर्षवर्धन के समय के धर्म और प्रशासन की जानकारी दी, जो कि ये प्रमुख वर्धन वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और ये एक हर्षवर्धन के शासनकाल में एक मूल्यवान और विस्तृत रचना है। कौन सी? सीयू की। ठीक है, तो याद रखिएगा चीनी यात्रियों का नजरिया। उसके बाद आपके बात करते हैं साहित्य में एक स्वर्ण युग की शुरुआत होती है हर्षवर्धन के काल में, क्योंकि हर्षवर्धन खुद भी एक अच्छा लेखक था और उसके दरबार में एक बाण भट्ट नाम का महान विद्वान, दरबारी विद्वान हुआ करता था। उसने 2 रचनाएं लिखी, एक हर्षचरित्र और दूसरी कादम्बरी। हर्षचरित्र में तो उसने हर्षवर्धन के साम्राज्य, उसके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करी। तथा कादम्बरी जो रचना थी उसमें उसने दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है आपको कादम्बरी को, तथा उसने गद्य और कथाओं के माध्यम से जटिल विषयों को समझाने का प्रयास किया। किसने? बाण भट्ट ने। तो बाण भट्ट की 2 रचनाएं याद रखिए, इनके नाम ही पूछे जाते हैं, हर्षचरित्र और कादम्बरी, जो कि हर्षवर्धन का एक दरबारी विद्वान था। इसके बाद हर्ष खुद भी एक महान सम्राट और साहित्यकार था, तो उसने भी कुल नाटक लिखे 3। तो पहला जो नाटक था वो था उनका नागानंद, दूसरा रत्नावली और तीसरा प्रियदर्शिका। ये जो है वो हर्षवर्धन के महत्वपूर्ण नाटक हैं। इसके बाद हर्षवर्धन के समय जो भाषा थी प्रशासन की और राजकाज की प्रमुख भाषा जो थी वो, और साहित्य की जो प्रमुख भाषा थी वो आपकी संस्कृत भाषा थी। ये बहुत बड़ी बात है उस समय की। ठीक है, मतलब सारा काम जो, सारी रचनाएं जो लिखी गई वो संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो ये भी याद रखने योग्य भाषा है, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार, क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन की रचनाएं पूछ लेते हैं, या हर्षवर्धन की रचनाओं की भाषा कौन सी थी, तो वो आपकी संस्कृत थी और वो कुशल नाटककार था। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट या तथ्यों पे बात कर लेते हैं जो कि PYQ है और एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो हर्षवर्धन के समकालीन चीनी यात्री हेंगसान था। हर्षवर्धन का जो लेखक था मानचरित्र, हर्षचरित्र का लेखक जो था वो था बाण भट्ट। और हर्ष की दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी। हर्ष को हराने वाला शासक पुलिकेशन द्वितीय। वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर और अंतिम राजधानी आपकी कनौज रही। ये था आपका वर्धन वंश। इसके बाद कन्नड़ वंश को एक दृष्टि में देखा जाए तो वो एक दक्षिण भारत का एक अंतिम महान शक्तिशाली साम्राज्य था। हर्षवर्धन साहित्य धर्म का संरक्षक था। कैसे था वो हमने पढ़ लिया। और पुलिकेशन द्वितीय के साथ इसका युद्ध हुआ। तो ये था आपका पूरा हर्षवर्धन साम्राज्य का रिवीजन, जो कि याद रखिएगा। वंश जो वर्धन वंश से अगर क्वेश्चन आया तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।